नमस्कार। आज हम राजस्थान की सामंत व्यवस्था पर पड़ने वाले कुछ बाहरी प्रभावों का अध्ययन करेंगे। बाहरी प्रभाव शब्द का उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सामंत व्यवस्था का अध्ययन हम राजस्थान के संदर्भ में कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में ऐसा दौर आया जबकि मध्यकाल में राजस्थान के राजपूत राज्यों ने मुगल संरक्षण स्वीकार किया। आधुनिक समय की शुरुआत के पश्चात मुगल संरक्षण के बाद मराठा संरक्षण से गुजरते हुए राजपूताना के राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक आधिपत्य भी स्वीकार किया और उस समय के पश्चात राजस्थान की सामंत व्यवस्था में आने वाले परिवर्तन ब्रिटिश आधिपत्य के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न हुए माने गए। अतः हम राजस्थान की सामंत व्यवस्था पर मुगल और ब्रिटिश प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान की या भारतीय सामंतवाद की बात करते हुए जब उसके स्वरूप की बात की जाती है तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यूरोपीय सामंतवाद के साथ उसकी तुलना होता है। मध्यकाल को अगर एक शब्द में जाना जाए तो सामंतवाद उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द होगा। यह यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में भी सही है और भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी सही है। यूरोप के इतिहास में मध्यकाल भारतीय इतिहास की तुलना में थोड़ा पहले आया और पहले खत्म हो गया। इसे 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी मान सकते हैं यूरोप के इतिहास के संदर्भ में, और सामंतवाद का भी यही दौर मान सकते हैं। भारत के इतिहास में 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल के अंतर्गत हम रखते हैं और सामंत व्यवस्था के पूर्ण विकसित रूप का समय भी यही है। इसलिए माना जाता है कि भारतीय सामंत व्यवस्था यूरोपीय सामंत व्यवस्था के जैसी ही होगी क्योंकि वह उसके पश्चातवर्ती है, तो उससे प्रभावित होगी अथवा उनके रूप एक जैसे होंगे। इसलिए सामंत व्यवस्था से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। वह ये है कि क्या वह यूरोपीय सामंती व्यवस्था के समान थी अथवा उससे भिन्न थी। दूसरा यह है कि उस पर मुगल संपर्क के दौरान क्या प्रभाव पड़े। तीसरा यह है कि उस पर ब्रिटिश संपर्क के दौरान क्या प्रभाव पड़े। ये तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं और राजस्थान की सामंत व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करते हैं। सबसे पहले हम मुगल प्रभाव को लेते हैं। आप जानते हैं कि मुगल काल में महान मुगल सम्राट अकबर ने सर्वप्रथम एक समन्वयवादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई थी जिसे सुलह-ए-कुल के नाम से जाना जाता था। राजपूत राज्यों को मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाने के लिए उसने उनके साथ मित्रतापूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्हें मुगल मनसबदारी व्यवस्था में लिया और मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इस तरह से राजस्थान के राजपूत राज्य मुगल राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे के साथ एकीकृत हो गए। इस तथ्य ने राजस्थान की सामंत व्यवस्था को बड़े महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसके कई कारण थे। कारण यह थे कि एक तो राजस्थान की सामंत व्यवस्था की तुलना मुगल जागीरदारी व्यवस्था से की गई, जबकि मुगल सम्राट निरंकुश सम्राट माने जाते थे, पृथ्वी पर अल्लाह की परछाई माने जाते थे
और उनके मनसबदार उनके प्रशासनिक कर्मचारी मात्र होते थे, जिनका संबंध सेवक और स्वामी का होता था। मुगल सम्राट की निरंकुशता से राजपूत राज्य प्रभावित हुए और उन्हें यह महत्वाकांक्षा भी उत्पन्न हुई कि राजपूत राज्यों में भी राजपूत शासक का उतना ही दबदबा हो जितना मुगल सम्राट का अपने साम्राज्य में था। यानी मुगल सम्राट की निरंकुश शक्ति से प्रभावित होकर राजपूतों की सामंत व्यवस्था में परिवर्तन लाने की इच्छा राजपूत शासकों के मन में उत्पन्न हुई। दूसरा कारण, जैसा कि हमने बात की, राजपूत सामंती व्यवस्था को मुगल मनसबदारी अथवा जागीरदारी व्यवस्था के ढांचे पर ढालने की कोशिश की गई, जहां पर संबंध नियोक्ता और नियुक्ति पाने वाले का था, रक्त संबंध का नहीं था, जैसे कि राजपूतों की सामंत व्यवस्था में था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि क्योंकि राजपूताना के राजपूत शासक मुगल संरक्षण में जा चुके थे और जितना अधिक मुगल संरक्षण में गए मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हुए, उनकी विदेश नीति पर मुगल सम्राट का नियंत्रण हो गया, उनके आपसी झगड़े कम हो गए। किसी आंतरिक अथवा बाहरी शत्रु का विनाश करने के लिए वह मुगल सम्राट पर निर्भर कर सकते थे। इसलिए सामंत व्यवस्था अपनी सैनिक उपयोगिता की दृष्टि से कमजोर होने लगी और इन कारणों ने मिलकर राजस्थान की सामंती व्यवस्था पर प्रहार किया। न केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन आया, वरन उसकी जीवनिक शक्ति, जो कि उसके अस्तित्व में आने और बने रहने का आधार थी, क्षीण हुई। वह किस प्रकार से क्षीण हुई, आप देखिए कि राजपूत शासक भी मुगल सम्राट की भांति ही निरंकुश बनना चाहता था। वह सामंतों का जो दावा था कि राज्य में उनका बराबर का हक है, राजा की भांति ही, क्योंकि वो राजा के साथ रक्त संबंधों से जुड़े हुए हैं और उनका राजा केवल बराबर वालों में प्रथम है, केवल उनके कुल का नेता है। इस तथ्य पर राजपूत शासकों ने प्रहार करने की कोशिश की और अब तक जो राजपूत शासक और सामंतों का संबंध भाई बाट पर आधारित था, भाइयों के मध्य राज्य की संप्रभुता का बंटवारा के रूप में आप इसे देख सकते हैं, या राज्य की समस्त भूमि के भाइयों के मध्य बंटवारे के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इसे भाई बांट या भाई बंद कह सकते हैं। अब ये जो भाई बांट राजपूताना के सामंत व्यवस्था का मूलभूत तत्व था, मुगल सम्राट की निरंकुश शक्ति से प्रभावित होकर राजपूत शासकों ने इन्हें भाई के दर्जे से हटाकर चाकर यानी नौकर यानी सेवक या प्रशासनिक कर्मचारी के दर्जे में लाने की कोशिश की। और जो परिवर्तन राजस्थान की सामंत व्यवस्था में आया, उसे इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि भाई बंद अब भाई बंद चाकर हो गए। यानी उनका रक्त संबंध के आधार पर जो जन्म सिद्ध अधिकार राज्य की संप्रभुता में या राज्य की भूमि में बंटवारे का बनता था, उसे राजपूत शासकों ने नकारने की कोशिश की और यह मुगल प्रभाव के कारण हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण मुगल प्रभाव सामंतों की सैन्य उपयोगिता के संदर्भ में हुआ। सामंत आवश्यकता पड़ने पर शांति काल में अथवा युद्ध काल के समय में अपनी अपनी जागीर के हिसाब से जितनी उनकी सैन्य शक्ति नियत की गई होती थी, उस सैन्य शक्ति के साथ राज्य की सैनिक सेवा करते थे, जिसे चाकरी कहा जाता था। क्योंकि अब राजपुताने के राज्य मुगल संरक्षण में जाने के कारण मुगल सेना के प्रति आश्वस्त हो गए, इसलिए अब सामंतों की चाकरी अप्रासंगिक होने लगी और इस सैनिक सेवा को रुपए में यानी मुद्रा में परिवर्तित करने की कोशिश की गई। मुद्रा में परिवर्तित करने का जो पैमाना रखा गया, उसे रेख कहा जाता था। यह रेख एक स्टैंडर्ड होता था। प्रत्येक राज्य में जागीरदार को
सामंत को दी जाने वाली जागीर की कुल अनुमानित आय के अनुपात में उसके द्वारा सैनिक सेवा के बदले में मुद्रा के रूप में जो कर राज्य को दिया जाएगा वह रेख कहलाने लगा। यानी चाकरी अब रेख में परिवर्तित हो गया। चाकरी सैनिक सेवा थी, रेख उस सैनिक सेवा के समानांतर या उसके बदले में दिया जाने वाला कर था। इस तरह से सामंतों पर आर्थिक दबाव बढ़ा और ये आर्थिक दबाव उन्होंने अपनी प्रजा पर डाला, जिससे प्रजा पर आर्थिक दबाव बढ़ा। तो राजस्थान की राजपूत व्यवस्था में मुगल संपर्क के कारण दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वह भाई बंद से भाई बंद चाकर के रूप में परिवर्तित हो गई, चाकरी रेख में परिवर्तित हो गई। यह उन राज्यों में हुआ जिनका मुगल सम्राट के साथ निकट संपर्क था। राजस्थान का मेवाड़ के राज्य ने मुगल प्रतिरोध किया जब तक कि महाराणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं कर लिया। इस समय तक मुगलों से संघर्ष करने में उदयपुर के महाराणाओं को अपने सामंतों की सैन्य शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। इसलिए इस समय में उदयपुर के सामंत जहां एक तरफ शक्तिशाली हुए, दूसरी तरफ जिन राज्यों के मुगल सम्राट के साथ घनिष्ठ संबंध थे वहां पर सामंत कमजोर हुए। इस तथ्य से मुगल प्रभाव सामंत व्यवस्था पर किस प्रकार पड़ा, इसका एक गहन तुलना हमें नजर आती है कि किस प्रकार से जिन राजपूत राज्यों ने मुगल प्रतिरोध किया वहां पर सामंत व्यवस्था मजबूत हुई और जिन राजपूत राज्यों ने मुगल संरक्षण स्वीकार किया वहां पर सामंत व्यवस्था कमजोर हुई। मुगलों के 5 महान शासकों अकबर से लगाकर औरंगजेब तक राजपूतों के संबंध कमोबेश सहयोग के बने रहे। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में इस सहयोग में कमी आने लगी और मुगलों के साथ राजपूतों का प्रतिरोध बढ़ा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य स्वयं पतनोन्मुख हो गया और राजपूतों को अपने प्रशासनिक अथवा राजनीतिक ढांचे में बनाए रखने का सामर्थ्य मुगल सम्राट का नहीं रहा। फलस्वरूप राजस्थान के राजपूत राज्य पुनः असुरक्षित हो गए और राजस्थान के राजपूत राज्य पुनः अपने सामंतों की तरफ उन्मुख हुए। जब सामंत और राजपूत शासक एक दूसरे के साथ सहयोग करते तब सामंत अपने अधिकारों की मांग भी करते और यह सामंतों की महत्वाकांक्षा राज्य के साथ उनके संघर्ष में परिणत होती, जबकि वो विद्रोही हो जाते, जबकि वो करों की अदायगी नहीं करते, जबकि वो अनुचित भूमि पर कब्जा किए रखते। इस तरह से मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख होने के दौर में जहां राजपूत शासकों के आपसी झगड़े भी दिखाई दिए तो सामंतों के और शासकों के आपसी झगड़े भी दिखाई दिए। ये सामंतों और राजपूत शासकों के आपसी झगड़े एक बड़ा कारण थे जो राजपूत शासकों के मराठा संरक्षण में जाने का कारण बने और मुगल संरक्षण की समाप्ति के पश्चात राजपूताना के राज्य मराठों के संरक्षण में चले गए। मराठों का संरक्षण की बजाय आतंक और लूट खसोट अधिक था और इसलिए कालांतर में उसकी परिणति राजपूत शासकों द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करने में हुई। माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना मराठों का दमन करके हुई थी। मराठों का दमन करने के उपरांत 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूताना के राज्यों के साथ सहायक संधियां की और राजपूताना के समस्त राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चले गए और मराठों का संरक्षण ईस्ट इंडिया कंपनी के
के लिए अस्वीकार कर दिया गया। अब क्योंकि राजपूताना के राज्य ब्रिटिश संरक्षण में थे, इसलिए राजपूतों के प्रशासनिक राजनीतिक ढांचे में जो परिवर्तन आए, उनके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधुनिकीकरण के कंसेप्ट को जिम्मेदार मानना चाहिए। भारत में अपना साम्राज्य बनाए रखने के प्रति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा आगे चलकर ब्रिटिश ताज का यह दावा था कि वो एक अग्रगामी, विकसित, लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत में भी वो इन मूल्यों को लागू करके भारत के जनता का कल्याण करेंगे। यह कल्याण यहाँ के सामाजिक प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करके हो सकता था। भारत के राज्यों को समाप्त करने, उनको ब्रिटिश संरक्षण में लेने, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ढांचे में लगातार दखलंदाजी करने के कारण 1857 का विद्रोह हुआ और उसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप की नीति का तो परित्याग कर दिया, लेकिन प्रशासनिक एकीकरण की नीति को फिर भी जारी रखा। यह सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप की नीति 1813 से 1857 तक चली, जिसका एक महत्वपूर्ण परिणाम 1857 का विद्रोह माना गया। 1857 के पश्चात राजपूताना के राज्यों अथवा भारत के देशी राज्यों के ब्रिटिश भारत के साथ आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण की नीति का सूत्रपात हुआ। इसलिए जहां 1813 से 1857 के दौर में सामंत केवल सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित हुए, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रभावित हुए, क्योंकि राजपूताना के राज्यों के अंदरूनी प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप की गारंटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी थी। लेकिन 1857 के पश्चात वो देशी रियासतों का ब्रिटिश भारत के साथ आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण करने लगे। इसलिए सामंत राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी प्रभावित हुए। इस तरह से पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूताना की सामंत व्यवस्था को घने रूप में प्रभावित किया और अंततः राजस्थान की सामंत व्यवस्था का पतन भी हुआ। यह 1818 की सहायक संधियों के उपरांत राजस्थान के राजपूत राज्यों के साथ, भले ही वह प्रशासक हो या सामंत, ईस्ट इंडिया कंपनी का संपर्क बढ़ने लगा, क्योंकि सामंत राजपूताना के राज्यों में प्रशासनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और राजपूत राज्यों के प्रशासन में आने वाली अव्यवस्थाओं, कमजोरियों या राजा के अल्पवयस्क होने की स्थिति में जो संरक्षक परिषद बनाई जाती थी, उनके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूताना के सामंतों के साथ भी सीधा संपर्क बढ़ने लगा। यह तथ्य उस तथ्य से गुणात्मक रूप से भिन्न था, जबकि मुगल सम्राट का इतना प्रत्यक्ष संपर्क राजस्थान के सामंतों से नहीं होता था। सम्राट और सामंत दोनों का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संपर्क होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को राजपूताना के राज्यों में अपने मनोनुकूल परिवर्तन करने में सहूलियत होती थी। यह परिवर्तन न तो राजपूत शासक के हितों का पक्षपोषक था, न ही सामंतों के, वरन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों का पक्षपोषक था। 1857 के विद्रोह के पश्चात, जबकि राजपूताना के राज्यों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश भारत के साथ सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक एकीकरण होने लगा, तब सामंत
प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक आधारों पर प्रभावित होने लगे, क्योंकि सामंत जागीरों के मालिक होते थे। इसलिए सामंतों के सामंतों की जागीरों के आपस में एकीकरण और उसके ब्रिटिश भारत के साथ एकीकरण का प्रभाव यह हुआ कि उनके कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आधारों पर चोट हुई। ये चोट दो बड़े आर्थिक करों को लेकर हुई, जिन्हें राहदारी और बोलाई कहा जाता था। राहदारी और बोलाई सामंतों के विशेषाधिकार माने जाते थे। दोनों एक प्रकार के कर होते थे। राहदारी उस कर का नाम था जबकि सामान के एक जागीर से दूसरी जागीर में जाने पर कर के रूप में सामंत वसूल किया करते थे। बोलाई व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के एवज में लिया जाने वाला कर था, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि वे राजपुताना के राज्यों में लूट खसोट, डकैती की घटनाओं को कम करेंगे। अगर किसी सामंत की जागीर में यह घटना होती है तो सामंत को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और सामंत को ही उसकी भरपाई करने के लिए बाध्य होना होगा। इस प्रकार सामंतों के आर्थिक हितों पर चोट पहुंची। राहदारी और बोलाई दोनों का उन्मूलन कर दिया गया। ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के उपरांत पुनः, क्योंकि राजपूताना के राज्यों को आंतरिक और विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था, अतः सामंतों की सैनिक उपयोगिता पुनः समाप्त होने लगी और सामंतों की सैनिक उपयोगिता ही उनका सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र थी, जिसके कारण वो उपयोगिता में बने हुए थे। इस तरह से आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर सामंत व्यवस्था पर महत्वपूर्ण और जबरदस्त चोट पहुंची। जब राजस्थान की देशी रियासतों का ब्रिटिश भारत के साथ प्रशासनिक आर्थिक आधार पर एकीकरण किया जाने लगा, यहाँ के प्रशासन को आधुनिक आधार पर स्थापित करने की बात की गई, तब राजपुताना के सामंतों की पुलिस यानी कानून व्यवस्था और जुडिशियल यानी न्याय करने से संबंधित अधिकारों पर चोट हुई। यह चोट इस प्रकार से हुई कि समस्त राज्यों में पुलिस का एक प्रशासनिक ढांचा और न्याय व्यवस्था का एक प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रयत्न किया गया और इन दोनों ही क्षेत्रों में सामंतों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, न केवल वो विशेषाधिकार समाप्त हुए, वरन इन दोनों व्यवस्थाओं में उनकी भूमिका का लोप होने लगा। लेकिन यह पूर्णतः ऐसा नहीं था, क्योंकि राजपुताना के राज्यों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी। वह प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं हुई थी और ये उस समय तक चलती रही जब तक कि एक तरफ भारत में और देशी रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन को पूर्णता तक पहुंचाने के प्रयत्नों में लगी हुई थी। इसलिए हालांकि ब्रिटिश आधिपत्य ने आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक आधारों पर राजस्थान की सामंत व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रहार किया, लेकिन फिर भी कुछ अंशों में राजपुताना के सामंतों के अधिकार बने रहे और राजपुताना की रियासतों में जो आंदोलन चले वह सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने और जागीरी प्रथा का उन्मूलन करने को लेकर भी थे। इस तरह से हमने मुगल और ब्रिटिश संरक्षण में राजपुताना की सामंती व्यवस्था पर आए प्रभावों का अध्ययन किया। आप जानते हैं कि ब्रिटिश संरक्षण से निकलकर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता के पश्चात न केवल राज्यों का उन्मूलन हुआ, वरन राज्यों के सामंती ढांचे
जागीरी और जमींदारी प्रथा दोनों का उन्मूलन किया गया। इस तरह से जो सामंती व्यवस्था का प्रारंभ हम ईसा की प्रथम शताब्दी में मौर्योत्तर काल से मानते हैं, और जो सामंती व्यवस्था राजपूत काल में अपने पूर्ण विकसित स्वरूप को प्राप्त हुई और फिर आगे तक बनी रही, वह स्वतंत्रता के बाद ही समाप्त की जा सकी। अब सामंती व्यवस्था से जुड़ा हुआ तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कशन के लिए शेष रह जाता है, और वह यह है कि भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से किस प्रकार साम्य रखती थी अथवा किस प्रकार भिन्न थी। जैसा कि हमने बात की, 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय मध्यकाल था और 7वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय मध्यकाल था। इसलिए यूरोप में जब सामंत व्यवस्था की स्थापना हुई, तब वह सामंतों की राज्यों को स्थापित करने में उपयोगिता के आधार पर अवलंबित थी। यानी राजा अकेले उतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रशासन रखने तथा उसकी सुरक्षा करने में सफल नहीं होता, इसलिए उसने अपने राज्य के परिक्षेत्र अपने सामंतों में बांट दिए और इस तरह से सामंती व्यवस्था अस्तित्व में आई। उपयोगिता पर आधारित यह संकल्पना थी। राजस्थान में अथवा भारत में सामंती व्यवस्था कुलीय और रक्त संबंधों पर आधारित थी। सामंत अपने राजा का इसलिए सहयोग नहीं करते थे कि उन्हें सेवा के बदले में जागीरें चाहिए होती थी, वरन राजा के साथ उनके हित एकीकृत थे, क्योंकि वे स्वयं को एक बड़े परिवार के रूप में देखते थे और राज्य को उस परिवार की सामूहिक संपत्ति माना जाता था। यह सामंती व्यवस्था का कुलीय स्वरूप था, जो रक्त संबंधों पर आधारित था और यूरोपीय व्यवस्था के उपयोगिता आधारित संकल्पना से भिन्न स्वरूप धारण करता था। क्योंकि यूरोपीय सामंतों को जागीरें राजा के द्वारा दी जाती थी, इसलिए वो राजा पर अधिक निर्भर करते थे अपने जागीरों और अन्य अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। जबकि राजस्थान की सामंत व्यवस्था क्योंकि कुलीय और रक्त संबंधों पर आधारित थी, इसलिए राजस्थान के सामंत अपने अधिकार अपने जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त करते थे। यूरोपीय सामंत व्यवस्था में राजा और सामंत के मध्य संबंध स्वामी और सेवक का होता था, और राजस्थानीय सामंत व्यवस्था में वह एक बड़े परिवार अथवा कुल का द्योतक होती थी, जहां पर राजा बराबर वालों में प्रथम होता था और सामंत उसके पुत्र अथवा भाई अथवा काका अथवा अन्य रिश्तेदार होते थे। यूरोपीय सामंत व्यवस्था दो महत्वपूर्ण तत्वों को लेकर, जो कि सामंत व्यवस्था के सबसे कोर इश्यूज माने जाते हैं, को लेकर भी भारतीय सामंतवाद से भिन्न था। ये दो कोर इश्यूज थे, एक तो सब इन्फिडुएशन यानी उपसामंतीकरण, और दूसरा होता है सर्फडम। सर्फडम यानी कृषि दासता। सब इन्फिडुएशन उपसामंतीकरण का तात्पर्य यह है कि सामंती व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण इतना अधिक हो जाता है कि अपनी जागीर में सामंत राजा की भांति व्यवहार करते हैं। वो अपने सिक्के ढालते हैं, कानून व्यवस्था देखते हैं, अपने हितों से संबंधित युद्धों में भाग लेते हैं, न्याय व्यवस्था को देखते हैं, अपने जागीरों में जागीरों का पुनः दान करते हैं, यानी जागीरों को असाइन करने का अधिकार उन्हें होता है। सब इन्फिडुएशन की वृत्ति भारतीय सामंतवाद में भी मानी जाती है। ये समस्त अधिकार भारतीय सामंतों को भी दिए गए या प्राप्त किए गए माने जाते हैं, लेकिन यह उस समय में होता था जबकि राजा का व्यक्तित्व बहुत कमजोर होता था। जब राजा एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में राज्य कर रहा होता था, तब वह सामंतों पर पुरजोर नियंत्रण रखता था और सामंतों को
उप सामंतीकरण के इतने अधिकार इस दर्जे तक कभी नहीं मिले जितना कि वो यूरोपीय सामंत व्यवस्था में मिले। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर सर्फडम यानी कृषि दासता को लेकर माना जाता है। सर्फडम में किसान को केवल काश्तकार माना जाता है। जो भूमि है वह सामंत की मानी जाती है। यह यूरोपीय सामंत व्यवस्था का गुण है। जबकि भारत में भूमि कृषक यानी काश्तकार की मानी जाती थी। वो सामंत अथवा राज्य को अपने निश्चित करों की अदायगी के लिए बाध्य होता था। जब तक वह उन करों की अदायगी करता रहता तब तक उसकी जमीन को छीना नहीं जा सकता था। तो यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप में कृषि दासता यूरोपीय सामंतवाद में बहुत महत्वपूर्ण रूप में प्रचलित थी, लेकिन भारतीय सामंतवाद में यद्यपि किसानों पर कुछ प्रतिबंध होते थे, लेकिन वो कृषि दास नहीं होते थे या उनमें कृषि दासता के गुण कम होते थे। यूरोप में आधुनिक समय की शुरुआत के साथ जब राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और शासकों ने निरंकुश शक्ति धारण करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने सामंतों का दमन कर दिया और प्रबुद्ध निरंकुश राज्यों का उदय हुआ। जबकि भारत के इतिहास में सामंत व्यवस्था चलती रही, राजा और सामंत दोनों साथ साथ चलते रहे। सामंत व्यवस्था का अंत तभी हुआ जबकि राजत्व का भी अंत हो गया, और यह भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात हुआ। इस तरह हालांकि मध्यकाल में भारतीय इतिहास और यूरोपीय इतिहास दोनों की ही पहचान सामंतवाद से की जाती है, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले सामंतवाद की उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विकास और उसके कालक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने इस अध्याय में भारतीय अथवा राजस्थान की सामंत व्यवस्था से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया। प्रथम, यूरोपीय सामंतवाद से उसकी तुलना। द्वितीय, राजस्थान के सामंतवाद पर मुगल प्रभाव। तृतीय, राजस्थान के सामंतवाद पर ब्रिटिश प्रभाव।